हेलो नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू द अमेजिंग एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इनॉक्स एकेडमी। मैं कुमार सुमन आप सभी का स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आपको पता है कि आपका दूसरा चैप्टर का लेक्चर 3 हो चुका है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म किया जाए। लेक्चर 4 पार्ट 4 आपका आज आएगा। 2 दिन आपकी क्लासेस बीच में बंद थी, तो कोशिश करूंगा कि अभी आपकी सारी क्लासेस ली जाए और उसके बाद इसे खत्म किया जाए। तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता चुका है, भोजन के बारे में बता चुका हूँ, भोजन के बारे में कि भोजन क्या है और भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, भोजन में पाए जाने वाले उन सभी चीज़ों के बारे में जो कि आपको मदद करती हैं स्वस्थ रहने में, वो तमाम चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि जब उनकी कमी हमारे भोजन में हो जाती है तो हमारा शरीर किस प्रकार अस्वस्थ हो जाता है। तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, खनिज लवण यानी जिसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन और इन सभी चीज़ों के अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 और प्रमुख घटक जो होते हैं वो हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जिनसे हमें कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है। वो था रुचांश, लेकिन फिर भी वो हमारे भोजन में महत्वपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं अनिवार्य होना चाहिए, जिससे कि हमारा भोजन एक संतुलित आहार की श्रेणी में आ सके और हमें स्वस्थ रखने का कार्य करें। रुचांश क्या है, उसके कार्य क्या है, ये सभी आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, जो कि पार्ट 3 था। अब आज हम लोग जल के बारे में बात करेंगे, वाटर। देखिए, हमारे शरीर में लगभग 60 to 70% भाग जल है और हमें प्रतिदिन, अभी जो बच्चा 6 में पढ़ रहा है उसके अनुसार जो भी दिया गया है क्लास में, वो उसी के अनुसार दिया गया है जो क्लास 6 में पढ़ रहा है। तो उस बच्चे को अभी प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो अभी आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है और अपने जो है शरीर को बढ़िया से स्वस्थ रखना है। और गर्मी का समय आया है अभी, तो आपको थोड़ी सी पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन किताब के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी किताबों में दिया गया है। देखिए, शरीर का 60 to 70% भाग जब जल से बना है तो हमें जल भी अधिक मात्रा में पीनी चाहिए। 2 से 3 लीटर पानी अभी आपको चाहिए और शरीर में आवश्यक जल की पूर्ति सामान्यतः पीने वाले जल से हो जाती है। जो जल आप पीते हो उसके वजह से ही आपके शरीर में जल की पूर्ति हो पाती है, लेकिन कहीं कहीं जल जो है हमें चाय, कॉफ़ी, फलों के रस, इन सभी चीज़ों से भी मिलता है। अब मैं बात करूं अगर कि जल के जो है प्रायः कुछ भाग जल सभी भोजन में भी पाए जाते हैं। जैसे आप चावल खाते हैं उसमें भी होता है, जो भी आप खाते हैं उसमें जल के भाग, सब्जी भी खाते हैं तो उसमें भी जल है, वो जो उसका ग्रेवी है उसमें तो जल है। तो यही सब चीज़ें थी। जल के कार्य क्या है? जल जो है कि अपचा भोजन जो होता है हमारे शरीर का, उसको अपचा भोजन किसे, जो आप खाना खाते हैं उसके बाद सभी का तो पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, तो जो भोजन अपचा रह जाता है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसका है? वो जल का है। तो इसलिए जल हमें जितनी जरूरत है उतनी पीनी चाहिए। और जल जो है प्रमुख घोलक है। तीसरी बात, जल जो है कि आपका जो शरीर में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है, आपके शरीर में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सभी जलीय माध्यम में ही होती है। तो इसलिए भी जलों की आवश्यकता आपको पड़ती है, जल की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है। और शरीर से जब कभी अधिक मात्रा में जल बाहर हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलन कहा जाता है। तो ये था जल के बारे में, जल का कार्य था। उससे पहले मैं आपको रुचांश बता चुका हूँ, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ये सभी चीज़ें, तमाम चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और उन सभी लेक्चर्स को अगर आप देख के आए होंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटर समझ में आया होगा। और मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें ज्वाइन हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। डाउट पूछना है वीडियो की कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम डाउट ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं, या फिर इनॉक्स एकेडमी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं। संतुलित आहार की भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले जल के बारे में लिखेंगे तब।
तो देखिए यहाँ पे सिक्स्थ विज्ञान, ठीक चैप्टर है आपका ये। भोजन के अवयव, हेडिंग है आपका जल, जिसे कि हम लोग कहते हैं वाटर, वाटर, ठीक। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ा सा आज आपके बोर्ड पे लाइट आ रहा है तो उतना आपको मैं जो लिखूंगा वो बोलूंगा भी, तो साथ में थोड़ा सा बोलते बोलते मतलब लिखना है या फिर सुन लेना है, तो आराम से लिखना है। देखिए हम जल के बारे में लिखते हैं कि हमारे शरीर में करीब 60 to 70% भाग क्या है, भाग जल है। जल जो है वो 60 to 70% भाग क्या है, वो जल है। तो आपके एज के अनुसार हमें प्रतिदिन कितने लीटर पानी पीनी चाहिए? हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और शरीर को जो है आवश्यक जल सभी को आवश्यक जल की से ही हो जाता है। अब देखिए इसके अतिरिक्त, अब इसके अतिरिक्त जो जल की पूर्ति होती है वो चाय, कॉफी, फलों की रस आदि से जो है होती है। ओके, अब जो है कि कुछ अंश जो होते हैं जल के वो सभी भोजन में भी मौजूद होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि जल के कुछ अंश, जल के कुछ अंश प्रायः सभी भोजन में उपस्थित होते हैं। जल के कुछ अंश प्रायः सभी भोजन में उपस्थित होते हैं। अब आपका जो है इसी में है एक टॉपिक जल की कार्य। जल के कार्य देखिए, जल का कार्य क्या है?
पहला या अपचय भोजन। मदद करता है। यह अपचय भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है तथा कचरे पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालता है। को भी बाहर निकालता है। को भी बाहर निकालता है, यानी कि निकालने में मदद करता है। और जल जो है वो सबसे प्रमुख घुलक है। जल सबसे प्रमुख घोलक है। जल जो है वो सबसे प्रमुख घोलक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। चलिए आप इसे नोट कीजिए। जल के कार्य। ठीक, तो आपके शरीर में सभी जैविक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, शरीर में होने वाली सभी जैविक प्रतिक्रियाएं वो जलीय माध्यम में ही होती हैं। और शरीर से जब कभी अधिक मात्रा में जल बाहर हो जाता है तो उसी को निर्जलन कहा जाता है। तो ये भी चीजें हम लोग लिखेंगे कि शरीर में होने वाली शरीर में होने वाली सभी होने वाली सभी जैविक प्रतिक्रियाएं शरीर में होने वाली सभी जैविक प्रतिक्रियाएं जलीय माध्यम में ही होती है। शरीर में होने वाली सभी जैविक प्रतिक्रियाएं जलीय माध्यम में ही होती है। शरीर से अधिक जल निकलना
शरीर को जितनी आवश्यकता है जल की, अगर उससे अधिक मात्रा में जल हमारे शरीर से निकल जाता है तो उसी स्थिति को निर्जलन कहा जाता है। शरीर से अधिक जल निकलना निर्जलन कहलाता है। डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन कहलाता है, यानी कि शरीर से अधिक जल निकलना निर्जलन कहलाता है। तो जल का कार्य आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अभावजन्य रोग के बारे में। डिफिशियंसी डिजीज। अभावजन या हिंसाजनित रोग, या इसी को हम लोग अपूर्णता रोग भी कहते हैं। तो पहले इस बात को गौर से समझना है कि अपूर्णता, ये अपूर्णता मतलब होता है नहीं, और पूर्णता मतलब पूर्ण हो रहा है, मतलब पूर्ण नहीं हो रहा है। तो क्या चीज़ ऐसी पूर्ण नहीं हो रही जिसकी वजह से मनुष्य को कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ बड़े लोगों में भी देखने को मिलता है, कुछ बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो किस चीज़ों के पूर्ण नहीं होने से? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है कि पोषक तत्व जब हमारे शरीर में उचित मात्रा में नहीं, ये हैविंग गलत लगी है। पोषक तत्व तो पढ़ा नहीं है आपको, लेकिन थोड़ा सा संतुलित आहार नहीं पहले संतुलित आहार पढ़ेंगे, उसके बाद अपूर्णता रोग, तब तो और अच्छे से क्लियर होगा। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस बातों को कि संतुलित आहार क्या है। पहले संतुलित आहार तो होगा, लेकिन पहले आहार क्या है? तो आहार जो व्यक्ति एक दिन में, एक व्यक्ति जो पूरा दिन भर में जो कुछ भी खाता है उसी को आहार कहा जाता है। यानी कि पहले सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट चाय बिस्किट, फिर दोपहर फिर ब्रेकफास्ट होता है रोटी सब्जी, फिर चावल दाल, फिर रात में जो तुम्हारा खाना होता है वो सभी जो भी पूरे दिन में खा रहे हो, सोने से पहले, उठने के बाद और सोने से पहले, वो सभी तुम्हारा आहार है, उसी को आहार कहा जाता है। और संतुलित मतलब वो सभी तमाम चीज़ें जो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें जब आपके भोजन में एक निश्चित अनुपात में जिसकी जितनी मात्रा है उतनी होनी चाहिए, उस अनुपात में उपस्थित होती है तो उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। लेकिन जब कभी इन चीज़ों की हमारे भोजन में कमी हो जाती है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि संतुलित आहार का सही मात्रा में सेवन नहीं कर रहा है, उसका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। और अगर आवश्यकता से अधिक भी उसका सेवन कर रहा है तो भी उसका शरीर क्या होता है? रोगग्रस्त हो जाता है। तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और उच्चांश भी एक निश्चित मात्रा में होने चाहिए। अति पोषण जो होता है वो भी नहीं होना चाहिए। कम जो होता है डिफिशियंसी भोजन में, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विटामिन की जो मात्रा होनी चाहिए हमारे भोजन में वो बिल्कुल कम मात्रा में होनी चाहिए। लेकिन जब उसकी मात्रा हमारे भोजन में और कम हो जाती है, जितनी ज़रूरत है शरीर को उससे भी कम मात्रा में हो जाती है, तो उसी को
इन सभी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ भोजन जो है कि भोजन जैसे कि फलों और कई प्रकार की सब्जियों की बात करूँ मैं, तो उनके छिलकों में क्या होता है कि विटामिन या फिर खनिज लवण पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। तो कई फलों को और कई सब्जियों को छिलके के साथ खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। कई सब्जियों को पकाते समय, कई भोजन को पकाते समय, सब्जियों को फलों को पकाते समय विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और पकाते समय कई अनाजों की पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन और खनिज लवण भी नष्ट हो जाते हैं। भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है, मात्रा अधिक होने पर, भोजन में पोषक तत्वों का मात्रा अगर अधिक हो जाता है तो भी हमारा शरीर क्या होता है, धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। और अधिक वसा युक्त भोजन जैसे कि अधिक तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, पूरी, समोसा, मक्खन, घी, पनीर, इन सभी चीज़ों का सेवन करने से शरीर क्या होता है, स्थूल हो जाता है। स्थूल का मतलब मोटापा हो जाता है, शरीर मोटा हो जाता है। और अति पोषण के कारण जो भी मोटापा आता है वो अपने साथ कई प्रकार के रोगों को लेके आता है। तो अति पोषण भी नहीं होना चाहिए और कमी भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों में, दोनों ही स्थितियों में आपके शरीर की जो भी आने वाली स्थिति है वो खराब हो सकती है। इसलिए भोजन जो आपका होना चाहिए वो बहुत ही सोचा समझा और अच्छे तरीके का होना चाहिए। और सभी पोषक तत्वों की मात्रा उसमें जो होनी चाहिए वो निश्चित रूप से उपस्थित होनी चाहिए। कुछ लोगों के मनों में यह भी अवधारणा होती है कि महंगे भोजन में ज़्यादा पोषक तत्व पाया जाता है, सस्ते में नहीं पाया जाता है। लेकिन 100 ग्राम पालक अगर आप लेते हो जो कि बहुत सस्ता मिल जाता है बाजार में, लेकिन और 100 ग्राम अंगूर भी आप लेते हो जो कि थोड़ा सा महंगा मिलता है पालक से, थोड़ा नहीं बहुत, मतलब 2-3 गुना 4 गुना महंगा मिलता है। तो क्या होता है कि 100 ग्राम पालक में भी उतना ही पोषक तत्व पाया जाता है जितना कि 100 ग्राम अंगूर में भी पाया जाता है, लेकिन दोनों का दाम में बहुत अंतर है। इसलिए ऐसी भी आप धारणाएं आपके मन में नहीं होनी चाहिए कि महंगे भोजन करने से हमारे शरीर को अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे, सस्ते भोजन से नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके पास जो चीज़ें आ रही है थाली में वो सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और क्या है कि हमारे भोजन में जो है वो क्या होता है कि जैसे स्थूलता जो होता है हमारा, वो कार्बोहाइड्रेट के सेवन से भी होता है, यानी कि चीनी से कहते हैं। तो आप इस चीज़ को इंश्योर कीजिए पहले कि आपके भोजन में जो मीठा हो या फिर चीनी हो वो कम मात्रा में होनी चाहिए। मात्रा जो होनी चाहिए चीनी की बिल्कुल कम होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि बहुत कम मात्रा में उसे खाया जाए। आपको मैं PDF में एक टेबल अटैच करके दूंगा जो कि अभी जो तुम लोग क्लास 6 में पढ़ रहे हो, जो भी क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपकी उम्र के अनुसार एक टेबल दिया गया है किताब में जो कि तुम्हारे भोजन के अनुसार दिया गया है कि तुमको किस भोजन का मात्रा अपने अनुसार क्या रखना है। तो वो एक बार तुम लोग देख लेना, उसको देख के आराम से, फिर अपना जरूरी नहीं कि वही भोजन सेवन करना है, लेकिन एक बार देख लेना। एग्जाम में हो सकता है कि आए। समुचित मात्रा में जल भी भोजन में होना चाहिए, तभी तो तुम्हारा अपचा भोजन, पेट भी सही रहेगा। अपचा भोजन जब तक शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक पेट सही स्थिति कभी नहीं हो सकती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या होने का कारण क्या है। समासी भोजी वैसे लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, जब वो लोग अपने खाना खाते हैं मतलब, तो उनमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या अधिक होती है क्योंकि उन्हें रुचांश नहीं मिल पाता। रुचांश से पादप स्रोत से मिलता है सिर्फ। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका था पहले भी, और मैं इसलिए आपके कॉन्सेप्ट को पीछे से भी रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप अगर कुछ चीज़ें भूल गए होंगे तो वो भी आपको याद आ जाएगी। तो यही सभी चीज़ें आपको जाननी थी संतुलित आहार के बारे में कि किसी भी भोजन, जैसे चावल और दाल की बात करूँ मैं, तो चावल आपने देखा होगा कि भोजन में जो है कि आवश्यकता से ज़्यादा पानी उसमें दिया जाता है, और जब चावल बन जाता है तो वो क्या होता है कि उस पानी को फिर चावल से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसमें कई प्रकार के पोषक तत्वों की हानि हो जाती है।
तो और दाल जैसे है हमारा, तो अगर हम उसे बहुत रगड़ के धोते हैं तो भी कई पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो कि पकाने के दौरान हमारे भोजन से वो पोषक तत्व निकल जाते हैं, किसी भी कारण से वो निकल जाते हैं। तो आपका जो भोजन हो वो अच्छा होना चाहिए। और पहली बात, दूसरी बात, भोजन पकाया इसलिए जाता है कि भोजन आपको खाने में मतलब कि स्वादिष्ट लगे। अगर भाई स्वादिष्ट नहीं लगेगा तो फिर बनाने का क्या फायदा, इसलिए बनाया जाता है। जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीज़ों को खो रहे होते हैं, स्वाद के कारण कई चीज़ों को खो देते हैं जो कि हमारे शरीर में फायदे पहुंचाती हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे और फिर थोड़ा सा संतुलित आहार के बारे में खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग हीनता जनित रोग या फिर डिफिशियंसी डिजीज के बारे में जानेंगे। तो पहले लिखिए कि आहार क्या है। तो ये आहार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि एक व्यक्ति पूरे दिन में जो कुछ खाता है, एक व्यक्ति पूरे दिन में जो कुछ भी खाता है वह आहार कहलाता है। आहार कहलाता है। तो आहार तो आपका ये होगा कि जो आप खा रहे हो उसी को आहार कहा जाता है। लेकिन संतुलित आहार की अगर मैं बात करूं तो संतुलित आहार जो होगा आपका, यानी कि इसे मैं ऐसे ना लेके पूरा लिख देता हूं कि संतुलित आहार किसको कहते हैं हम लोग। तो संतुलित आहार जो होता है आपका, पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। अगर यहाँ दिख रहा होगा तो फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे थोड़ा आगे। हाँ तो चलिए सही है, आपको यहाँ से दिख रहा है। वैसा भोजन, वैसा भोजन नहीं, इसको हम लोग अगले सीट पे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इसमें और कुछ बातें लिखनी है। तो आहार के बारे में आप लोग इतना नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए संतुलित आहार का कार्य क्या है, आपको ये समझना पहले। संतुलित आहार जो होता है वो आपके शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है, आपके शरीर की वृद्धि करने का कार्य करता है और आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इन सभी कार्यों को करने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो आपके शरीर को संतुलित आहार से ही मिलता है। संतुलित आहार का मेन काम यही है। इन सभी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। चलिए फटाफट आप इसे नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। हेडिंग को बदल के संतुलित आहार का नोट प्राप्त कीजिए। कर लिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो चलिए देखिए संतुलित आहार, हेडिंग आपका क्या है, संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट। पहले मैं लिख चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार, बैलेंस्ड डाइट। अब देखिए संतुलित आहार की मैं बात करता हूं, व्हाट इज दिस। तो वैसा भोजन, वैसा भोजन जिसमें वैसा भोजन जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व, आवश्यक सभी पोषक तत्व, पोषक पदार्थ समुचित मात्रा
वह एक निश्चित अनुपात, वह एक निश्चित अनुपात भी होना जरूरी है। उस अनुपात से ऊपर नीचे होगा तो भोजन फिर संतुलित नहीं रह जाता है। निश्चित अनुपात में हो वह वैसा भोजन जिसमें आवश्यक सभी पोषक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में हो वह संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। अब देखिए संतुलित आहार हमें क्या करता है। संतुलित आहार आवश्यक जो आपका ऊर्जा होता है उसको प्रदान करता है। आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा कि शरीर की वृद्धि के लिए वृद्धि करना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर की वृद्धि करना, शरीर की वृद्धि करना। तीसरा शरीर को स्वस्थ रखना। ये सभी कार्य किसका था? ये सभी कार्य आपका संतुलित आहार का था। तो इन सभी चीजों को करने के लिए, इन सभी चीजों को करने के लिए क्या होता है कि इनके लिए क्या होता है, उचित पोषक तत्व शरीर को प्रदान करता है। इनके लिए उचित पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलता है। किससे? तो भैया जब तक तुम संतुलित आहार नहीं खाओगे इन सभी चीजों को भाई भूल जाओ कि होने वाला है। लेकिन मिलता तो है, देखिए इन सभी चीजों को ही हमें लिखना था। और कई प्रकार की फलों और सब्जियों में कई प्रकार की सब्जियों व फलों के छिलकों में, मेरे साथ साथ जो आपको नहीं दिख रहा है वो साथ साथ लिखिए। छिलकों में कई प्रकार की सब्जियों व फलों के छिलकों में पोषक तत्व व खनिज लवण पाए जाते हैं। लवण पाए जाते हैं। कई प्रकार की सब्जियों व फलों के छिलकों में पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए कुछ कुछ सब्जियों व फलों को छिलके सहित भी खाना चाहिए। सब्जियों व फलों को पकाते समय सब्जियों व फलों को पकाते समय क्या होते हैं, विटामिन, कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। एक में लिखिए आप लोग, पकाते समय
कहीं सब्जियों व फलों को पकाते समय, हाँ, सब्जियों व फलों को पकाते समय कुछ विटामिन व खनिज लवण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पकाते समय विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। तो ये विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक नोट करो। तो और पकाते समय क्या होता है कि अनाजों के प्रोटीन की बात करूँ मैं, प्रोटीन भी नष्ट हो जाता है, जैसे कि पोषक तत्व तो माना जाता है, खनिज लवण भी नष्ट हो जाता है। तो इन सभी बातों को लिखेंगे हम लोग। सब्जी दाल में यही सभी चीज़ों को लिखना है। हाँ देखिए, पकाते समय कई अनाजों के पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन व खनिज लवण व खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं कि पकाते समय कई अनाजों के पोषक तत्व व खनिज लवण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोजन को थोड़ा सा मतलब पकाना चाहिए, जितना आपको जरूरी हो उतना ही पका के खाना चाहिए उसे। अब देखिए, भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा भी अगर अधिक हो जाती है तो भी क्या होता है कि स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है। भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने पर भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने पर स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। मैं साथ साथ बोलते हुए जा रहा हूँ कि यहाँ पर लाइटिंग की वजह से दिक्कत आ रही है, तो लिखते हुए चलिएगा कि मैं साथ साथ बोलते हुए जा रहा हूँ को स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। स्वास्थ्य को क्या होता है, हानि पहुंचती है। अधिक वसा युक्त भोजन करने से हमारा शरीर स्थूल हो जाता है, इसको भी लिखना है। अधिक वसा युक्त भोजन से शरीर क्या होता है, स्थूल हो जाता है, स्थूल हो जाता है। तो अधिक वसायुक्त भोजन जैसे कि मैं बात करूं कि वसायुक्त भोजन क्या है, तो वसायुक्त भोजन जैसे हो गया तली चीजें,
मक्खन, पनीर, घी, समोसा, पनीर मक्खन घी समोसा, मलाई आदि, इन सभी चीज़ों का अगर सेवन आप अधिक मात्रा में करते हो, इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा रासायनिक भोजन को खा रहे हो। और स्थूल का मतलब बोलचाल की भाषा में हम बोलें तो स्थूल का मतलब होता है दैट इज मोटापा। और ये जब मोटापा आपके पास आती है रासायनिक भोजन से, तो ये अपने साथ कई बीमारियों को लेके आती है। तो ये भी चीज हम लोग लिखेंगे कि अति पोषण से होने वाला मोटापा कई रोगों का कारण होता है। अति पोषण से होने वाला मोटापा कई रोगों का कारण है। कई रोगों का कारण है। ये रोग कौन कौन से रोग होते हैं, ये सभी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अभी जितना सिलेबस में है उतना जानिए कि अति पोषण नहीं करना है, उससे मात्रा जो है उसका उससे भी कम नहीं खाना है। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि आपको क्लासेस में ही समझ में आ जाए, और कोई पर्पस नहीं है। बार बार एक ही चीज़ को मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप रिविजन घर पर जाके एक भी बार दो बार में करोगे तो आपकी चीज़ें जो है वो आराम से फिट बैठ रही होंगी। तो पिछला कॉन्सेप्ट भी मैं लेके चलता हूँ कहीं कि अगर आप रिविजन ना किए हो, भूल गए हो, तो उससे भी थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे हीनता जनित या अभावजन्य रोग के बारे में। और देखिए संतुलित आहार में अगर आपको इतना तो लिख लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संतुलित आहार में इन सभी चीज़ों के बाद जो आपका एक महत्वपूर्ण घटक है रुचांश, वो भी होना चाहिए। तभी तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने से वो बचाएगा। जब कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर जब आपके पास कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी तो फिर भी आपका भोजन कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी संतुलित हो, अगर रुचांश नहीं है तो फिर वो भोजन आपका किसी काम का नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ रुचांश से किसी भी प्रकार का आपको पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, इसलिए फिर भी भोजन का वो हमारा एक महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए। 1 मिनट का समय है आपके पास, फटाक से नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे हीनता जनित या अभावजन्य रोग के बारे में। अब था आपका ये चैप्टर अभावजन्य, मतलब कि टॉपिक। देखिए हीनता जनित या अभावजन्य रोग के बारे में बात करूं तो आपको ये बात लगभग पहला चैप्टर से लेके यहाँ तक की बातें जो आपको बताई गई हैं, उन सभी बातों को मिला के एक ही कंक्लूजन निकलता है कि आपको अब उन सभी तमाम चीज़ों के बारे में पता है जो आपके भोजन में उपस्थित होती है। वो चीज़ें जो आपके भोजन में उपस्थित होती है, उन सभी चीज़ों को अब आपको कैसे यूज करना है, कितना मात्रा में यूज करना है, ये सभी अच्छे तरीके से बताई गई है। लेकिन आप अगर किसी कारणवश फिर भी उसे सही मात्रा में यूज नहीं कर पाते हो तो आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे रोगग्रस्त होना शुरू हो जाता है। उन पोषक तत्वों के बारे में अब आपको अच्छी तरीके से पता है जो आपके भोजन में उपस्थित होती है। लेकिन जब आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में आहार ले रहा होता है, यानी कि भोजन तो वो सही से कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ नहीं रह पाता है। क्या वो जो भोजन कर रहा है उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व थे, या फिर वो जो भोजन कर रहा था वो सिर्फ पेट भरने के लिए था? दिमाग लगा के सोचने वाली बात है कि भोजन तो वो कर रहा है व्यक्ति, लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं रह पा रहा है, और एक व्यक्ति है वही भोजन कर रहा है लेकिन फिर भी स्वस्थ रह रहा है। तो जो व्यक्ति वो भोजन करके स्वस्थ रह रहा है उसके भोजन में सभी पोषक तत्व और सभी प्रकार के खनिज लवण उपस्थित होंगे, इस बात की गारंटी हो सकती है। लेकिन जो अस्वस्थ हो रहा है अपने भोजन से ही, क्या उसके भोजन में वो सभी पोषक तत्व, वो सभी खनिज लवण उपस्थित होंगे? नहीं। ऐसा इसलिए कि देखिए प्रारंभ में जो था, प्रारंभ में यानी कोई भी बीमारी होता है किसी व्यक्ति को, जैसे कोरोना आया अभी, तो कोरोना क्या था कि जैसे कि
कोरोना किसी व्यक्ति को होता था तो वो 14 दिन 21 दिन के बाद पता चलता था, प्रारंभ में होते ही शुरू में ही नहीं पता चल जाता कि आज हुआ कल पता चल गया, वैसा नहीं था। इसी प्रकार जो रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है उसका भी अंदाजा शुरू में ही नहीं लगता, वो भी समझ लेता है और बाद में आपको पता चलता है कि आपका शरीर इन सभी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से ग्रसित है। लेकिन जब आप इन सभी चीजों में सुधार कर लेते हो तो आपका शरीर फिर से फिट हो जाता है और अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बीमारियां ठीक नहीं भी होती। पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला रोग जो होता है वो ही अपूर्णता रोग कहलाता है, डिफिशियंसी डिजीज कहलाता है। अपूर्णता मीन्स अमिक्स नहीं और पूर्णता मीन्स पूरा होना। यदि पोषक तत्वों की मात्रा आपके शरीर में पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति अपूर्णता रोग से प्रभावित है। अपूर्णता रोग में जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाता है। प्रोटीन क्या हमारा शरीर वर्धक भोजन है और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जादायक भोजन है। जब इस दोनों की कमी हो जाती है किसी भी व्यक्ति के शरीर में तो वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसे कहा जाता है मालन्यूट्रिशन। शिशुओं में प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो क्वाशीओर्कर होता है। लेकिन जब दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी एक साथ हो जाती है तो वही रोग क्या कहलाता है, मैरेस्मस कहलाता है। सिर्फ प्रोटीन की कमी होगी तो क्वाशीओर्कर होगा और प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी एक साथ होगी तो मैरेस्मस होगा। क्वाशीओर्कर का जो लक्षण होता है इसमें त्वचा का शुष्क हो जाना, मीन्स आपकी जो स्किन्स होते हैं वो ड्राई होने लगते हैं। पेट का असाधारण रूप से फूल जाना, यानी कि सामान्यतः आपके पेट का जो साइज है वो उससे फूल जाता है, यानी कि आपको फूला फूला सा महसूस होने लगता है। बाल की चमक घट जाना और आपके बाल भूरे रंग के होने लगते हैं। मैरेस्मस में ये होता है कि शरीर में संचित ऊर्जा और प्रोटीन जो कि शरीर की वृद्धि का कार्य करता है उसका उपयोग शरीर को ऊर्जा देने के लिए होने लगता है। मैरेस्मस का बीमारी में यही उसके लक्षण है कि जो काम आपकी जिस ऊर्जा मतलब कि जिस संचित वसा और प्रोटीन का कार्य आपकी शरीर की वृद्धि करना था, यानी कि आपको बढ़ाने का काम था, वो अब आपको ऊर्जा देने में ही व्यस्त है, तो आपकी शरीर की वृद्धि भी प्रभावित होती है। आपका शरीर स्वास्थ्य तो प्रभावित पहले से ही है लेकिन शरीर की वृद्धि भी साथ में प्रभावित होने लगती है। शरीर दुर्बल व शारीरिक वृद्धि भी प्रभावित होती है। जैसे कि मैं बताया आपको कि ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है तो शरीर दुर्बल हो जाता है और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। भोजन का खट्टा होना, कुछ बातें उससे लिंक से हटके है, अपूर्णता रोग से लिंक से हटके है कि भोजन का खट्टा होना। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जैसे कि गूंदा हुआ आटा, इन सभी चीज़ों को आप जब रख देते हैं रात को बिना बनाए हुए तो देखते हैं कि सवेरे खट्टा हो जाता है, कभी उसमें से गंध आने लगती है। तो इन सभी चीज़ों का होना मैरेस्मस के कारण किण्वन के कारण होता है। किण्वन को बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, खमीर उठना। यही खमीर हमारे भोजन को क्या करता है, दूषित करने का कार्य करता है। लेकिन ये कहीं कहीं ये खमीर हमारे लिए लाभदायक भी होता है। खमीर कुछ संगठक ऐसे होते हैं जिनके खमीर बनाए जाते हैं ताकि उनसे आवश्यक भोजन बनाया जा सके। जैसे कि भोजन बनाने के लिए पाव, रोटी, जलेबी, इमरती, मालपुआ, इडली, डोसा, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए उनका जो संगठक है मैदा, आटा, पिसा हुआ चावल, उड़द का दाल, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, खमीर बनना आवश्यक होता है। खमीर लाभदायक होते हैं जिनसे कि भोजन बनाए जाते हैं, स्पेशली उनको भोजन में ही यूज किया जाता है। ऐसे खमीर लाभदायक होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो बैक्टीरिया आपके लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन जो बैक्टीरिया दही में पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस, वो आपके लिए लाभदायक है। पता नहीं आपने नाम सुनी होगी ये कि नहीं, लैक्टोबैसिलस जो आप दही खाते हो उसमें एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि दही को जमाने का कार्य करता है और आपके पेट के लिए भी वो क्या होता है कि लाभदायक होता है। और भी बैक्टीरिया है जो कि मनुष्य के लिए लाभदायक होता है, वो सभी आप लोग अगली क्लासेस में जानेंगे। अब देखिए इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके लिखेंगे, उसके बाद फिर 2-4 बातें और मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद फिर हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा। फिर हम लोग तीसरा जो चैप्टर होगा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। पता नहीं चैप्टर का नाम क्यों दिया है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पहले स्वच्छता होती है फिर बाद में हमारा स्वास्थ्य आता है।
इसलिए या तो फिर चैप्टर का ये कहना होगा कि स्वस्थ आप तभी रह पाएंगे जब आपके पास स्वच्छता होगी। जो भी है मीनिंग मतलब स्वच्छता से ही आपका स्वास्थ्य डिफाइन होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके लिखते हैं। हेडिंग में लगा अपूर्णता रोग या हीनता रोग, यही दो नाम से फेमस है। तो हीनता जनित या अभावजन्य या अपूर्णता, तीन नाम हैं इसके। अब एग्जाम में किसी भी नाम से सवाल आ सकता है, तीनों नाम पता होने चाहिए। रोग जिसे कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज, DEFICIENCY, डिफिशियंसी DISEE, डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज DISEASE, डिफिशियंसी डिजीज। तो देखिए यहाँ पे ठीक, पोषक तत्वों के अभाव पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है? पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग अभावजन्य या हीनता जनित या अपूर्णता रोग कहलाता है, जिसका इंग्लिश में ऊपर लिख चुका। रोग कहलाता है। पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग अभावजन्य या हीनता जनित या फिर अपूर्णता रोग कहलाता है। अब देखिए प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी जब हो जाती है तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण का शिकार। यहाँ पे प्रोटीन जो है हमारा वो शरीरवर्धक भोजन है। प्रोटीन जो है वो शरीरवर्धक भोजन है और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा वो ऊर्जादायक भोजन है। ऊर्जादायक भोजन है। तो जब इसी दोनों चीज की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो भाई कुपोषण का तो शिकार होना ही है। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है माल न्यूट्रिशन। MALNUTRITION, माल न्यूट्रिशन, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कुछ इंग्लिश टर्म मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए शिशुओं में प्रोटीन की कमी जब होगी तो उसे क्वासीवर्कर कहा जाएगा। आ सकता है क्वेश्चन, क्वासीवर्कर को किसे कहा जाता है? तो शिशुओं में
प्रोटीन की कमी से, में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, शिशुओं में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर, जिसे कि इंग्लिश में भी क्वाशियोरकर ही कहा जाता है, कि KWASHIORKOR, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर शिशुओं में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर कहलाता है। अब इसके लक्षण क्या है? क्वाशियोरकर की बात करूं मैं तो क्वाशियोरकर के लक्षण जो होते हैं वो होता है त्वचा शुष्क होना, त्वचा शुष्क होना, पेट का फूलना, बाल की चमक घटना, बाल का भूरा होना, और तो ये सभी क्या थे? ये सभी लक्षण थे किसके? क्वाशियोरकर के। क्वाशियोरकर के लक्षण थे ये सभी, जो कि आपको याद रखने हैं। एग्जाम में यही सभी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा मैनेज पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानेंगे और फिर चैप्टर द एंड। हमारी तरफ से द एंड बिल्कुल फिर बचेगा आपकी तरफ से। आप तो जितना जल्दी रिवाइज करके खत्म कर सकते हो। फिर संडे को एक प्रैक्टिस शीट आएगा, यानी कि मैं बात करूं तो 17 तारीख को लगभग 17-18 जिस दिन भी संडे पड़ेगा उस दिन आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा। शाम को 4 बजे आपको बस वही करके रखना है और कुछ नहीं। अच्छे से रिवीजन करके उसे अटेंड कीजिएगा, उसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। वहीं से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, लगा मुझे कुछ भी उससे बाहर आने वाला है नहीं। तो फालतू इधर उधर करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आराम से उन सभी चीज़ों को ही करके रहना है। और ये सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इनॉक्स एकेडमी पे मिलेगा। तो चलिए, हो गया हमारा। देखिएगा, शिशुओं में प्रोटीन हाँ, शिशुओं में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स
शिशुओं में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी। शिशुओं में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी साथ साथ होने से दोनों की कमी से होने वाला रोग, दोनों की कमी से होने वाला रोग मैरेसिस कहलाता है। मैरेसिस कहलाता है। शिशुओं में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की मात्रा जब एक साथ में कम हो जाती है तो वो रोग मैरेसिस कहलाता है। और मैरेसिस क्या करता है कि मैरेसिस जो है वो शरीर में आपका जो संचित ऊर्जा होता है, शरीर में संचित वसा तथा प्रोटीन जो कि ऊर्जादायक भोजन, जिसका काम ऊर्जा देना है, शरीर की वृद्धि करना है, शरीर बढ़ता है, शरीर की वृद्धि करता है प्रोटीन। तो शरीर में संचित वसा तथा प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा देने के लिए होने लगता है। ऊर्जा देने के लिए होने लगता है। तो यही है आपका कि जो मैरेसिस में क्या होता है कि जो कार्य जो मतलब चीज प्रोटीन को करना चाहिए वो उसे छोड़ के आपको ऊर्जा देने में लग जाता है, जिसकी वजह से शरीर क्या होता है दुर्बल हुआ, शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है। और जब ये काम ऊर्जा देने लगता है तो शरीर दुर्बल होता है, वह शारीरिक वृद्धि भी क्या होती है, प्रभावित होती है। शारीरिक वृद्धि भी प्रभावित होती है। तो ये सभी जो भी है वो मैरेसिस की वजह से है। अब देखिए भोजन का खट्टा होना या उसमें से दुर्गंध होना दुर्गंध के कारण होता है। तो ये बात भोजन का खट्टा होना वो उसमें से दुर्गंध आना, ये किसके कारण होता है? दुर्गंध के कारण एमसीक्यू में भी आ सकता है।
MCQ में ही ये आ सकता है किण्वन। भोजन का खट्टा होना वो उसमें से दुर्गंध आना किण्वन के कारण होता, किण्वन के कारण होता है। किण्वन को बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि खमीर उठना, और खमीर उठना जो होता है वो क्या करता है, खमीर उठना जो होता है वो भोजन को क्या करता है, दूषित करता है, भोजन को 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 दूषित करता है कौन, खमीर। तो यहाँ पर आप सिर्फ नोट करेंगे। डिफिशिएंसी डिजीज और अभी से नोट किए यहाँ पे। कि कुछ भोजन के संघटकों का खमीर, कुछ भोजन के संघटकों का खमीर बनना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। तो ऐसे भोजन की अगर मैं बात करूं तो भोजन जैसे क्या कहा गया, पाव रोटी जो कि भोजन नहीं है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, इमरती, मालपुआ, इडली, इमरती, मालपुआ, इडली, भटूरा, भटूरा, डोसा आदि। ठीक, तो ये आपके कुछ भोजन थे ठीक, जिनके की संघटकों का खमीर बनना आवश्यक होता है। संघटक की बेसिस में बात करूं, मैदा, मैदा, पिसा हुआ चावल, पिसी हुई चावल,
उड़द दाल आदि की मैं बात करूं तो ये संगठक थे। जैसे कि ये संगठक से ही इन सभी चीजों बनाई जाती है। तो इनका क्या होता है कि खमीर बनना आवश्यक होता है। खमीर क्या होते हैं, मतलब कि खमीर जो होते हैं ऐसे खमीर लाभदायक होते हैं, ऐसे खमीर लाभदायक होते हैं। ऐसे खमीर क्या होते हैं, वो लाभदायक होते हैं। तो ऐसे खमीर लाभदायक होते हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ी सी मैं बात करूं कि भोजन जो होता है वो हमेशा ढक के रखना चाहिए, क्योंकि मक्खियां जो होती है वो क्या पता कहां से बैठ के आती है और अपने साथ गंदे चीजों को लेके आपके भोजन पे बैठ जाती है। तो इससे भी आपका भोजन कहीं ना कहीं दूषित होता है। और दूषित भोजन खाने से जो होता है कि व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे डायरिया, टाइफाइड, इन सभी से भी उनको बचना होता है। तो भोजन को हमेशा ढक के रखें। और जो आपका पेयजल होता है, पीने वाला जो जल होता है, वो भी दूषित जल यूज नहीं करें, इससे भी आपको बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सभी चीजों को आप लिखिए। 2 मिनट का समय है आपके पास। दूषित जल का भी व्यवहार करने से शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी रोग के पीड़ित है, अगर वो लोग संक्रामक, जैसे कि मैं टाइफाइड की बात करूँ तो कंटामिनेटेड वाटर अगर वो पानी की आप पी लोगे तो आपको भी टाइफाइड हो सकता है। इसलिए उस प्रकार के पानी से भी बच के रहना है। दूषित जल अगर कहीं बाहर में शरबत मिल रहा है और वो दूषित जल का यूज किया है, तो अगर उस शरबत को तुम पी रहे हो तो भी तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने का चांस रहता है। तो इन सभी चीज़ों से बच के रहना थोड़ा सा। और जैसा कि मैं बात करूँ तो हमारे देश में विभिन्न राज्यों के जो है कि भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। तो वहाँ के जो भोजन होते हैं वो उनके भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्या होते हैं, वहाँ पे खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। जैसे कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे बिहार और यूपी की मैं बात करूं तो वहाँ क्या होता है, धान की खेती अधिक होती है। तो वहाँ के लोग चावल को ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ चावल खाने का ज़्यादा चलन है, मतलब कि ज़्यादा रिवाज है। पंजाब और हरियाणा की बात करूँ तो वहाँ के लोग जो होते हैं, गेहूँ वहाँ की जो उपज होती है वो ज़्यादा होती है। तो वहाँ के लोग गेहूँ खाने में मतलब कि थोड़े से रुचि को दिखाते हैं। मतलब वहाँ का जो रोटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है। आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे मछली पालन उद्योग अपना जगह ले चुका है, तो वहाँ पे भी मछली पालन का कार्य होता है। और दक्षिण भारत देशों में, जैसे कि दक्षिण भारत राज्यों में, देश नहीं राज्यों में जो होता है वो नारियल की अधिक उपज होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है कि नारियल का तेल का उपयोग होता है। उत्तर भारत राज्यों में सरसों का उपज अधिक होता है, तो वहाँ पे सरसों का तेल अधिक उपयोग में लाया जाता है। और समुद्री किनारे स्थित जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि मुंबई तथा गोवा, तो वहाँ के लोग समुद्री भोजन को बड़ी चाव से खाते हैं, जैसे कि महाचिंगड़, मछली, केकड़ा, ये सभी उनके भोजन हैं। इन सभी बातों को लिखेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा हमारी तरफ से बिल्कुल खत्म। हैरी लगाइएगा महत्वपूर्ण बातें। मैदानी क्षेत्रों जैसे कि बिहार और यूपी, मैदानी क्षेत्रों में से बिहार और उत्तर प्रदेश में धान की खेती अधिक होती है। धान की खेती अधिक होती है, या उपज भी लिख सकते हैं आप, या पैदावार भी लिख सकते हैं कि खेती अधिक होती है। ठीक, खेती अधिक होती है।
पंजाब तथा हरियाणा में, पंजाब व हरियाणा में, पंजाब व हरियाणा में गेहूं की खेती अधिक होती है। गेहूं की उपज अधिक होती है, अधिक होती है, तो वहां के लोग रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो ये मछली पालन उद्योग का स्थान ले चुका है। आंध्र प्रदेश में मछली पालन उद्योग स्थान ले चुका है। आंध्र प्रदेश में मछली पालन उद्योग स्थान ले चुका है। और जैसे कि मैं बात करूं कि जो आपका दक्षिण भारत राज्यों में नारियल की अधिक उपज होती है। दक्षिण भारत राज्यों में नारियल अधिक मात्रा में होता है। नारियल अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वहां के लोग जो है नारियल के तेल का अधिक उपयोग करते हैं। नारियल जब अधिक मात्रा में होगा तो वहाँ नारियल का तेल चलेगा। भैया नारियल के तेल का ज़्यादा व्यवहार होता है, ज़्यादा उपयोग होता है। और दक्षिण भारत का, उत्तर भारत राज्यों में सरसों के तेल का उपयोग होता है, क्योंकि सरसों यहाँ पे ज़्यादा होती है। चलिए बोलिए आपका ऊपर वाला नोट कीजिए इसे आप लोग तब तक साथ साथ। उत्तर भारत राज्यों में सरसों के तेल का उपयोग अधिक होता है। उपयोग अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे सरसों का जो होता है उपज वो थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए। और समुद्री किनारे स्थित क्षेत्रों जैसे कि समुद्र किनारे स्थित क्षेत्रों में समुद्री भोजन का उपयोग
है। और समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्र जैसे कि मैं बात करूं मुंबई व गोवा, समुद्री भोजन की मैं बात करूं मछली, केकड़ा व महाचिंगड़ आदि, इन सभी चीज़ों का वहाँ पे ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि वो मुंबई और गोवा समुद्र के किनारे स्थित है, इसलिए वहाँ समुद्री भोजन का ज़्यादा उपयोग होता है। तो फाइनली मेरे तरफ से ये चैप्टर एंड होता है आज, और अगला जो लेक्चर है वो तीसरे चैप्टर पे बेस्ड होगा जो कि आपका है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो पिछले सारे लेक्चर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। आने वाले संडे को आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छे से रिवीजन करके आपको देना है, और उस प्रैक्टिस शीट में आंसर्स होंगे, वो आंसर्स बिना देखे आपको फिल करने हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिस शीट आएगा उसमें मैं आंसर एड नहीं करूँगा। पहला चैप्टर में भी आंसर नहीं था, लेकिन दूसरा चैप्टर में आंसर एड किया हुआ है, तो उसको भी आपको नहीं देखना है और आराम से बनाना है। पहले पूरे से रिवीजन कर लेना है, एक बार खुद से पढ़ लेना है, और एक टेबल आपको मिलेगा, 2 टेबल, एक किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे कि मैं बात करूं तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो क्या होता है, रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B2 की कमी से जो होता है वो मुंह का आना होता है। विटामिन 6 और 12 से जो होता है वो एनीमिया होता है। विटामिन C से स्कर्वी होता है, D से रिकेट्स होता है, और विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में जो होता है क्या कमी हो जाती है, पेशियां भी आपकी कमजोर होने लगती है। विटामिन K की कमी से आपका क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन K की कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा जल्दी, जो आपका कट लगता है बॉडी पे उससे वो रक्त चलता रहेगा कंटिन्यूसली। खनिज की मैं बात करूँ तो कैल्शियम की कमी हो जाती है तो भी रिकेट्स हो जाता है। फास्फोरस की कमी हो जाती है तो रिकेट्स और दंत क्षय दोनों हो जाता है। दंत क्षय मतलब दांतों का कमजोर होना हो गया। आयोडीन में घेरा की बीमारी हो जाती है, और मतलब लक्षण क्या क्या है वो सभी आपको देखने को मिलेंगे उसी टेबल में। आयरन की मैं बात करूँ इसे लोहा बोलते हैं, तो एनीमिया हो जाता है। सोडियम की बात करूँ तो मिर्गी, उल्टी, दस्त हो जाता है, और पोटेशियम में भी यही बीमारी से हो जाती है। तो यही टेबल आपको देखना है एक, और एक देखना है कि भोजन क्या है आपका जो होता है, वो भोजन का जो टेबल है वो क्या है। इन दोनों टेबल को आपको देख के रखना है, उसके बाद आराम से वो प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करना है। तो आपसे मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगले लेक्चर में हमारी और भी बातें होंगी। तो सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।